हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, इसके अलावे इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन की चर्चा करेंगे और उसके साथ आर्टिकल की बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो यदि आप लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन या नाउन से रिलेटेड बातें यदि नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द की चर्चा करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन की चर्चा कर चुके थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो जो है अवश्य देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलरेडी पहले बोला जा चुका है कि सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं जो किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध करता है। ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग द कब लगाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यदि कोई नाउन पूरी प्रजाति का बोध करता है, पूरी प्रजाति, यदि कोई सिंगुलर नाउन पूरी प्रजाति का बोध करता है तो सामान्यतः उसके साथ जो है द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि पूरी प्रजाति बोध करने के लिए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस उदाहरण को देखिए कि शेर जंगल में रहता है, यहाँ पर शेर जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे किसी एक शेर की बात नहीं है बल्कि पूरी प्रजाति की बोध है, पूरी प्रजाति का बोध है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे कि द लायन, शेर के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, द लायन। ठीक है, पूरी प्रजाति का बोध हो गया, लिव्स इन अ फॉरेस्ट। स्पष्ट हो गया। तो जब हम लोग पूरी प्रजाति का बोध करते हैं तो हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से चलिए अगला उदाहरण देखिए, सेब सेहत के लिए लाभप्रद होता है। तो यहाँ पे सेब जो है वो सिंगुलर नाउन है। क्लियर हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसका हम ये किसी एक सेब की बात नहीं है बल्कि जो है पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है ना, पूरी प्रजाति, सभी सेब के बारे में, ये जनरल स्टेटमेंट है सभी सेब के बारे में। अब इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। ठीक है, अनुवाद देखिए, तो द एप्पल, पूरी प्रजाति का बोध था सेब के द्वारा, तो हम लोगों ने इसका अनुवाद किया द एप्पल। ठीक है, इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। स्पष्ट हो गया। तो जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी प्रजाति का बोध करता है तो उसके साथ एन का भी उसके साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूरी प्रजाति का बोध करने के लिए हम लोग पूरी प्रजाति का बोध, पूरी प्रजाति का यदि बोध करता है तो उसके साथ एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग स्पष्ट किए कि द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो एन द में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि नाउन सिंगुलर है और वो पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है तो। स्पष्ट हो गया। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, 2 नंबर यूज़ की तरफ चलते हैं। अब देखिए, किसी कहानी में कोई चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले कि फर्स्ट टाइम यदि किसी कहानी में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग कर रहे थे, ए या एन। ठीक, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा कभी भी उसके बाद वो सेम नाउन जो है, सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि अगली बार कहानी में आता है किसी भी जगह पे, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम या उसके बाद थर्ड टाइम फोर्थ टाइम यदि वो आता है कहानी में तो उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण देखिए, चलिए उदाहरण देखिए। तो इसमें देखिए एक शेर था, तो यहाँ पे शेर जो है फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब देखिए दोबारा शेर बूढ़ा हो गया था, तो यहाँ पे शेर जो है सेकेंड टाइम आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार आया है। फिर देखिए एक दिन शेर के पास एक खरगोश आया, तो फिर जो शेर आया, शब्द जो आया शेर, ये तीसरी बार आ रहा है। स्पष्ट हो गया। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो शेर आया है उसके लिए हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग नियम क्या देखे हैं कि फर्स्ट टाइम जब आएगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग। तो इसका अनुवाद क्या होगा, पहले वाले वाक्य कि देयर वॉज अ लायन। ठीक, तो पहली बार आया है इसीलिए हम लोग ए लायन का प्रयोग किए हैं।
लेकिन दूसरी बार में सेठ बूढ़ा हो गया था। चलिए अनुवाद देखिए। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग एन का प्रयोग किए, अलायन किए, सेकेंड टाइम में, है ना, ये फर्स्ट टाइम था। अब जब हम सेकेंड टाइम इसको लिख रहे हैं तो हम लोग क्या कर दिए हैं, द लायन कर दिए हैं। और फिर जब हम लोग थर्ड टाइम लिख रहे हैं, देखिए ये तीसरी बार आया यहाँ पे लायन, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, फिर द का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ से ये नियम याद रखना है कि फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग एन लगाएंगे, क्लियर हो गया। और सेकेंड और थर्ड टाइम के लिए उसके बाद कभी भी वो सेम काउंटेबल नाउन जो है वाक्य में प्रयोग होगा तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा यूज़ द का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब चलते हैं हम लोग तीसरे यूज़ की तरफ, क्लियर हो गया। यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करेंगे, खास का, ठीक है। खास का मतलब क्या है, जिसको सुनने वाला पहचानता है, सुनने वाला पहचानता है, तो यहाँ पे खास का मतलब क्या होगा कि यदि किसी खास नाउन का हम लोग बोध करते हैं, खास का मतलब क्या होगा कि यदि हम उस नाउन के बारे में बताते हैं और सुनने वाला उसको पहचानता है, ठीक है। हम यदि मोहन की चर्चा करें और जिसको हम बतला रहे हैं वो मोहन को ऑलरेडी पहले से जान रहा है कि मोहन कौन है, ठीक है। तो अब मोहन जो है उसके लिए खास हो गया, क्लियर हो गया। किसी पुस्तक की हम बात करें और पुस्तक को जो है, किसी बुक की हम बात करें और पहले से सुनने वाला उस पुस्तक के बारे में जानता है तो वो पुस्तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ खास का ये मतलब है, पार्टिकुलर का ये मतलब है। तो किसी खास नाउन का जब हम लोग बोध करते हैं उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्लियर हो गया। अब जैसे एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा के अंदर में, ठीक है ना, कमरा के अंदर में एक पंखा है, देख लीजिए कमरे के अंदर में एक पंखा है, कमरे में जो है एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। कमरे के अंदर में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है। तो अब देखिए जब हम लोग कमरे के अंदर हैं, ठीक है, हम लोग कमरे के अंदर हैं, यदि हम लोग इस पंखे की बात करेंगे, यदि हम लोग इस पंखे की बात करेंगे तो ये पंखा खास हो जाएगा। यदि हम कहते हैं पंखा बंद कर दो, तो सुनने वाला कंफ्यूज नहीं होगा। यदि सुनने वाला भी उसी कमरे में मौजूद है, उपस्थित है, तो सुनने वाला कंफ्यूज नहीं होगा किस पंखे की बात हो रही है, वो आसानी से समझ जाएगा कि इसी कमरे के पंखे की बात हो रही है। यदि हम इस बल्ब की बात करें, ठीक है ना, कि बल्ब जला दो, ठीक है। यदि हम बल्ब की बात करें तो भी सुनने वाला आसानी से समझ लेगा कि किस वस्तु की बात हो रही है, कौन सा बल्ब हम बात कर रहे हैं। यदि हम टेबल की बात करें तो सुनने वाला आसानी से समझ लेगा कि कौन सा टेबल, ठीक है। तो इस परिस्थिति में ये सभी वस्तुएं खास हो गई। और सबके साथ जब भी हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो सबके साथ हमको क्या करना होगा, द का प्रयोग करना होगा। जैसे पंखा बंद कर दो, हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द फैन, ठीक है। हम यहाँ पे द फैन का प्रयोग किए, है ना, द फैन किए, क्यों, क्योंकि सुनने वाला समझ गया है कि किस पंखे की बात कर रहे हैं। इसी तरह से बल्ब जला दो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्विच ऑन द बल्ब, ठीक है ना, यहाँ पे भी द का हम प्रयोग किए। इसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि इसे टेबल पे रख दो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, कीप इट ऑन द टेबल, क्लियर हो गया। हम यहाँ पे फिर जो है टेबल के साथ द का प्रयोग कर दिए। अब स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे हम द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में ये सभी वस्तु जो है वो खास हो गया है। खास मतलब सुनने वाला आसानी से समझ जा रहा है, ठीक है ना, कि किस वस्तु की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे सुनने वाला आसानी से समझ जाए कि हम किस वस्तु की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो वस्तु खास हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा यूज़। अब देखिए इसका चौथा यूज़ क्या है। यदि किसी नाउन के बाद, ठीक है, ऑफ लगा हो तो जनरली उस नाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। किसी नाउन के बाद यदि ऑफ लगा हो तो उस नाउन से पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे पुस्तक की कीमत, जब अब इसका हम लोग अनुवाद करेंगे तो कीमत पहले लिखना होगा, इसके लिए ऑफ लिखना होगा, इसके लिए पुस्तक
के लिए हमको बाद में ले जाना होगा। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? द प्राइस, द प्राइस ऑफ द बुक। ठीक, इसका हम लोग सामान्यतः अनुवाद ही करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि ये द कहाँ से आ गया? तो सिंपल है कि इस नाउन के बाद जो है ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इस नाउन से पहले हम द लगाएंगे। स्पष्ट हो गया? ठीक है ना। तो जिस नाउन के बाद ऑफ लगा होता है उस नाउन से पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ये दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें क्या है कि इस कमरे की खिड़की, तो खिड़की पहले लिखेंगे, इस कमरा को बाद में ले जाएंगे, ऑफ को मध्य में लिखेंगे। ठीक है। यदि इस अनुवाद के कारण आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप काके की का अनुवाद जो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, इसके बहुत पहले जो वीडियो बनाया गया था काके की का अनुवाद, उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट है कि क्यों जो है काके की के बाद के शब्द को पहले लिखा जा रहा है और पहले वाले शब्द को बाद में लिखा जा रहा है। जब इसका हम लोग अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद होगा, देख लीजिए आप स्क्रीन पे, कि द विंडो। अब देखिए विंडो से पहले जो है हम लोग द का प्रयोग क्यों किए हैं? खिड़की से पहले द का प्रयोग क्यों किए हैं? क्योंकि खिड़की के बाद जो है ऑफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। विंडो का के बाद जो है ऑफ का प्रयोग किया, तो ऑफ के यदि किसी नाउन के बाद ऑफ लगता है, ठीक है, ऑफ आता है, तो उस नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया? इस नियम को समझ गए? अब देखिए इस नियम का कुछ अपवाद है, जैसे देख लीजिए नोट में देख लीजिए। यदि हमको अनुवाद करना हो 1 कप चाय, ठीक, अब इसमें काके की तो नहीं है, लेकिन फिर इसका हम लोग अनुवाद क्या करते हैं? देखिए इसका अनुवाद क्या करते हैं? अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे नियम क्या कह रहा था कि जब किसी नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था द, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द कप ऑफ टी। लेकिन ये जो द कप ऑफ टी जो है वो अनुवाद गलत है, अनुवाद सही नहीं है। ये फर्स्ट वाला जो अनुवाद है वही सही है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो इस तरह के फ्रेज में अब यहाँ पे एक क्यों सही हो गया है? तो बहुत सामान्य इसका अर्थ है, इसको भी बताया गया है काके की के अनुवाद में। ठीक है, काके की के अनुवाद में कारण भी बताया गया है, लेकिन फिर से मैं कारण बता दूं कि यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे किस शब्द का? यहाँ पे एक का बोध किया जा रहा है, एक का बोध किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे किसी भी स्थान पे जहाँ पे एक लगा होता है वहाँ पे यदि अंग्रेजी में ऑफ भी लगा हो तो भी वहाँ पे ए या एन का ही प्रयोग होता है। जैसे 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी। ठीक, इसका हम लोग क्या अनुवाद करेंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे भी जो है ए आ गया, जबकि ग्लास के बाद जो है ऑफ था, लेकिन इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए। क्यों? तो कारण स्पष्ट है, इसमें भी एक शब्द आया है। क्लियर हो गया? इस यहाँ पे भी एक शब्द जो है आया हुआ है, एक ही गिलास की बात हुई, यहाँ संख्या का बोध है, इसीलिए यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर होगा। क्लियर हो गया? देखिए इसमें जैसे इस कमरे की खिड़की, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह के फ्रेज के अनुवाद के लिए आप काके की का अनुवाद अवश्य, जो वीडियो है काके की का अनुवाद, काके की का अनुवाद, ठीक, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, तो आपको वहाँ से जो है इस अनुवाद के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने अब तक जो है 4 तरह के यूज़ के बारे में पढ़ा जहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए, ठीक है, अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर यूज़ देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन के बाद जो है इन का प्रयोग किया गया है या विद का प्रयोग किया गया है तो सामान्यतः उस नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? किसी नाउन के बाद यदि विद का प्रयोग है, इन का प्रयोग है, विद का प्रयोग है, तो उस नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? देखिए जैसे में डैश मैन इन रेड ट्राउजर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस नाउन के पहले इन का प्रयोग आया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अब क्या लगाएंगे हम लोग? द का प्रयोग करेंगे।
स्पष्ट हो गया। तो किसी नाउन के बाद यदि इन का प्रयोग हो या विद का प्रयोग हो, ठीक है, तो उस नाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ सामान्यतः जो है द का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर नाउन जैसे देख लीजिए, द ग्राउंड, ठीक, द मार्केट, द सिनेमा, द मूवी, ठीक। तो सामान्यतः ऐसे नाउन के साथ जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, क्लियर। इसी तरह से देखते जाइए, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। और देखिए जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, ठीक, द नाइट। तो सामान्यतः ऐसे नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। तो ऐसे नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि कुछ ऐसे नाउन हैं सिंगुलर नाउन जिनके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब इन सब स्थानों पे जो है एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले नाउन की तरफ जिसको हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हम लोग किसको कहेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल हम लोग किसको कहते थे, जो एक का बोध करता था। अब प्लूरल का मतलब हो गया जो एक से अधिक का बोध करेगा, अनेक का बोध करेगा, ठीक है, उसी को प्लूरल कहें, ठीक है। तो प्लूरल नाउन किसको कहेंगे, देखिए कि अ नाउन वह नाउन दैट रेफर्स जो बोध करता है टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है। तो ऐसा नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है इज कॉल्ड अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे यदि हम कहें चिल्ड्रेन, ठीक है, तो चिल्ड्रेन का अर्थ क्या होगा, बच्चे, ठीक है ना, बच्चे। तो बच्चे मतलब एक से अधिक बच्चा, ठीक, एक से अधिक बच्चा हो गया, मोर देन वन हो गया, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक से अधिक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, ठीक। इसी तरह से हम कहें पेन्स, पेन्स, तो पेन्स मतलब एक से अधिक कलम, ठीक, एक से अधिक कलम का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एक से अधिक कलम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक से अधिक का बोध किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। यदि हम कहें चेयर्स, तो चेयर्स में भी क्या है, हमारा एक से अधिक का बोध हो रहा है, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक से अधिक का बोध हो रहा है, 1 2 3, इस तरह से 3 चेयर हो गया। तो एक से अधिक का बोध होगा तो हम लोग उसको प्लूरल मान लेंगे। तो ये हो गया प्लूरल, ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो प्लूरल जो है एक से अधिक का बोध करता है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्लूरल नाउन के साथ जो है आर्टिकल का बिहेवियर क्या है वो हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे हम लोग कहते हैं बॉयज़, ठीक है, बॉयज़, ये प्लूरल नाउन है। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्लूरल नाउन के साथ हम लोग जो है एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रख लेना है कि एन हम नहीं लगा सकते। हाँ, हम द का प्रयोग कर सकते हैं या जीरो आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, ये 2 का हम प्रयोग कर सकते हैं, द लगा सकते हैं या जीरो आर्टिकल। तो यदि हम बॉयज़ लिखते हैं तो 2 संभावनाएं होती हैं, 2 रूप हो सकते हैं बॉयज़ के, या तो बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ होगा, बॉयज़ होगा यानी कि जीरो आर्टिकल के साथ, या तो द बॉयज़ होगा, ठीक है। ये 2 ही रूप में आ सकता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है
इंग्लिश में दो रूप में आएगा, या तो हम बॉयज़ लिख सकते हैं, नहीं तो द बॉयज़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखिए, लड़के खेल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लड़के, ठीक है ना, प्लुरल है ये। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, दो विकल्प है। ठीक, या तो हम बॉयज़ लिख सकते हैं, बॉयज़, या तो हम क्या कर सकते हैं, द बॉयज़ लिख सकते हैं। ठीक, इस दोनों में से किसी एक का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, आ प्लेइंग। अब सवाल ये उठता है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस अर्थ में, ये लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य के अर्थ में बॉयज़ सही है या द बॉयज़ सही है। ठीक है, इसलिए कि दोनों सही नहीं हो सकता है, या तो बॉयज़ सही होगा, नहीं तो द बॉयज़ सही होगा। अब हम लोग को समझना है कि कब हम लोग बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, कब हम लोग द बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लुरल नाउन के साथ कब हम लोग जीरो आर्टिकल लगाएंगे, कब द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही नहीं है, इसको आप लोग ये मत कीजिएगा कि दोनों सही है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जीरो आर्टिकल जो है, जीरो आर्टिकल प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ कब प्रयोग करते हैं, ये हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक, जीरो आर्टिकल यानी कि सिर्फ बॉयज़ का प्रयोग कब होगा, सिर्फ बॉयज़ का प्रयोग कब होगा, सिर्फ चिल्ड्रेन का प्रयोग कब होगा बिना द का। क्लियर हो गया। सिर्फ गर्ल्स का प्रयोग कब होगा, बिना द का। स्पष्ट हो गया। तो बिना द का हम लोग कब प्रयोग करेंगे, अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कब हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वेन मतलब जब, और प्लुरल काउंटेबल नाउन, कोई प्लुरल काउंटेबल नाउन रेफर्स बोध करता है टू द होल क्लास, पूरी प्रजाति का। यहाँ होल क्लास का क्या मतलब है, पूरी प्रजाति। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी प्रजाति का बोध करता है, इट वोंट टेक द, यानी कि इसके साथ द नहीं लगेगा, अर्थात जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो पूरी प्रजाति का यदि बोध करेगा तो, ठीक है, कब हम लोग जीरो आर्टिकल लगाएंगे, पूरी प्रजाति का बोध करेगा तो। ठीक है, सामान्यतः यदि इसके द्वारा पूरी प्रजाति का बोध होता है तो अब हम लोग इसके साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लेना होगा, द नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ है, यदि हम बॉयज़ लिखते हैं तो इसका मतलब निकलेगा कि सभी लड़के, दुनिया के सभी लड़के। इसका अर्थ क्या निकलेगा, दुनिया के सभी लड़के, दुनिया के सभी लड़के, सभी लड़के। ठीक, ये इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से यदि हम कहते हैं विमेन, इसको विमेन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दुनिया के सभी औरतें। ठीक है ना, सभी नारियां या सभी औरतें, ठीक, यहाँ पे किसी खास का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के सब की बात की जा रही है, अर्थात पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक उदाहरण देख, चलिए इस उदाहरण को देखिए। इसमें क्या है कि बच्चे नटखट होते हैं। अब यहाँ समझना है कि यहाँ पे एक बच्चा का बोध है या प्लुरल है। तो बच्चे शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे होते हैं शब्द आया है, अर्थात ये जो है बहुवचन है, प्लुरल है। ठीक है ना, तो प्लुरल काउंटेबल नाउन है ये। क्लियर हो गया। अब बोध किसका कर रहा है, तो क्या कुछ बच्चों का बोध हो रहा है, कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे नहीं, कुछ बच्चों का तो बोध नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ बोध तो क्या हो, या कुछ बच्चों का बोध नहीं हो रहा, बल्कि सब बच्चों का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी बच्चे, सभी बच्चे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबका बोध किया जा रहा है। तो चूंकि ये सबका बोध कर रहा है, ये जनरलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। तो अब इसका अनुवाद क्या होगा, अब बताइए। यहाँ पे दो अनुवाद मैंने लिख दिया, एक नंबर अनुवाद सही है या दो नंबर अनुवाद सही है। तो जब पूरी प्रजाति का बोध होगा, ये क्या है, पूरी प्रजाति का बोध है, पूरी प्रजाति का बोध है। तो जब पूरी प्रजाति का बोध होगा तो हम लोग सिर्फ चिल्ड्रन लिखेंगे या द चिल्ड्रन लिखेंगे। तो जब पूरी प्रजाति का बोध होगा तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ देख लिया है कि द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये वाला जो है, ये सेकेंड वाला गलत है। हम द चिल्ड्रन नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन लिखना होगा। क्लियर हो गया। ठीक, और भी उदाहरण देख लीजिए।
चलिए यहाँ उदाहरण देखिए कि सेव सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अब ये शब्द आ गया, इसका मतलब जो है नाउन हमारा, ये नाउन जो है प्लूरल होगा, प्लूरल काउंटेबल हो गया, ठीक। अब फिर प्लूरल काउंटेबल हो गया, अब समझ गए हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे सेव जो है प्लूरल का बोध करता है। तो क्या यहाँ पे कुछ सेव का बोध है या सभी सेव के बारे में बात किया जाता है? तो यहाँ पे सब सेव की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। ये जनरलाइज किया जा रहा है कि सभी सेव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका सही अनुवाद क्या, देखिए इसका सही अनुवाद क्या होगा बताइए, कि सिर्फ एप्पल्स होगा या द एप्पल्स होगा। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि यदि पूरी प्रजाति का बोध होगा, पूरी प्रजाति का बोध होगा तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए ये सेकेंड वाला गलत है, ये फर्स्ट वाला ही सही होगा। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। स्पष्ट हो गया, अब तो पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस नीचे वाला उदाहरण को देखिए, अब बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ठीक है। तो अ बुक सही होगा या द बुक सही होगा या द बुक्स सही होगा या बुक्स सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि अ बुक भी पूरी प्रजाति का बोध करता है, द बुक भी पूरी प्रजाति का बोध। या वाक्य क्या है कि पुस्तकें छात्रों की अच्छी दोस्त होती हैं ना, पुस्तकें छात्रों की अच्छी दोस्त होती है। तो यहाँ पे भी जनरलाइज किया गया है, ठीक है ना, पूरी प्रजाति का बोध किया, किसी खास पुस्तक का बात नहीं किया जा रहा। तो पूरी प्रजाति है, यहाँ पे पूरी प्रजाति है, ठीक, पूरी प्रजाति का बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए का भी और बुक का भी प्रयोग करते थे, द बुक का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, पूरी प्रजाति के लिए, लेकिन द बुक्स का हम लोग प्रयोग नहीं करते थे, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखना है कि बुक्स का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है मीनिंग के आधार पर, लेकिन यहाँ पे देखिए आर का प्रयोग है, ठीक है ना, आर का प्रयोग। तो आर के पहले जो है हम लोग सिंगुलर का प्रयोग नहीं कर सकते, ये सिंगुलर है, ये भी यहाँ पे बुक जो है वो सिंगुलर है, और ये जो है वो प्लूरल है, तो सिर्फ प्लूरल का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ के आधार पे हम लोगों ने सही विकल्प का चुनाव किया, एक तो उसके मीनिंग के आधार पे कि पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है, और दूसरा जो है इज एम आर जो प्रयोग किया गया है उसके आधार पे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गया होगा। तो हम लोग पूरी प्रजाति का जब बोध करना हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा कब जो है द बॉयज़ का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक, कब हम लोग द बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, अर्थात द प्लस प्लूरल का प्रयोग कब होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कब किया जाएगा, ठीक। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग कब होगा, ठीक है। तो वेन जब अ प्लूरल काउंटेबल नाउन रेफर्स टू, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन बोध करता है अ पार्टिकुलर ग्रुप, किसी खास समूह का, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, वस्तु या व्यक्ति के किसी खास समूह का बोध करेगा। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या है, खास समूह का, ठीक, किसी खास समूह का यदि बोध करता है तो इट विल टेक द, तो इसके साथ क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यदि प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन का बोध जो है किसी खास समूह से संबंधित होगा, प्लूरल नाउन के द्वारा किसी खास समूह का बोध होगा, तब हम लोग उसके साथ द लगाएं। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चे घर पर हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो शब्द है सबसे पहले समझिए कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे है लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, बच्चा जो होगा वो प्लूरल होगा। अब समझना ये है कि जिसको बोला जा रहा है कि बच्चे घर पे हैं, क्या वो उस बच्चों को पहचान रहा है कि कौन बच्चे घर पे हैं, तो हाँ वो उन बच्चों को पहचान। वाक्य के आधार पे ये स्पष्ट है कि ये बात इस तरह से तभी बोला जा सकता है जब सुनने वाला बच्चों को जानता हो। तो बच्चे घर पे हैं तो यहाँ खास बच्चों का बोध हो जाएगा, ठीक है ना, खास बच्चे, तो ये खास का बोध हो गया, स्पष्ट हो गया। तो अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे देखिए। अब बताइए कि जब खास बच्चों का बोध है तो चिल्ड्रेन होगा या द चिल्ड्रेन होगा। तो स्पष्ट है कि जब हम लोग खास का बोध करते हैं तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट वाला इसमें उदाहरण गलत है, ये सेकेंड वाला सही होगा। तो द चिल्ड्रेन आर एट होम। क्लियर हो गया, ठीक। एक और उदाहरण देख लीजिए, ठीक। तो देखिए उदाहरण क्या है कि इस वर्ग के छात्रगण अच्छे हैं। अब यहाँ पे समझ लेना है कि जो छात्रगण है ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये सभी छात्र के बारे में बात किया जा रहा है कि सब छात्र अच्छे हैं? नहीं, सिर्फ इसी वर्ग के छात्र की बात की जा रही है। तो इस वर्ग के सब छात्र,
ठीक है ना। तो इसी वर्ग का, तो यहाँ पे खास खास छात्रों की बात की जा रही है। तो जब खास का बात होगा तो फिर हम लोग इसमें क्या क्या अनुवाद करेंगे, तो क्या अनुवाद करेंगे बताइए, तो द स्टूडेंट्स अनुवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि सीपीसी क्लास के बच्चों की बात हो रही है, सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो ये बात जो है स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि जब खास का हम लोग चर्चा करते हैं तब हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अंतर समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण इससे संबंधित आप देखिए। चलिए अब इस दो उदाहरण को देख लीजिए। तो पुरुष मेहनती होते हैं, ठीक है, तो होते हैं ये वाक्य का, ये क्रिया का जो रूप है ये प्लूरल को दर्शाता है, अर्थात पुरुष जो हो गया यहाँ प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले हमको कंफर्म कर लेना होगा कि ये प्लूरल नाउन है या नहीं है। तो ये प्लूरल नाउन है। अब समझिए कि क्या किसी कुछ पुरुषों का बोध है या सभी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये सभी की चर्चा की जा रही है, सभी पुरुषों की विशेषता है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो जब हम लोग सबका बोध करते हैं तो द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद क्या होगा कि मैन आर हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, मैन आर हार्ड वर्किंग। क्लियर हो गया? यहाँ द मेन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? अब सेकेंड उदाहरण को देख लीजिए। यहाँ पुरुष मेहनती है होने की वजह से ये भी प्लूरल नाउन हो गया, है शब्द आ गया तो पुरुष जो प्लूरल नाउन हो गया। तो क्या अब समझना है कि क्या ये सब पुरुष का बोध कर रहा है? जब है यहाँ पे है पुरुष मेहनती है, इसका मतलब वहीं के जिससे बात बोला जा रहा है, जिस जगह की बात की जाए वहीं पे तो खास पुरुषों का बोध हो रहा है ये, ठीक। यहाँ पे सभी का बोध नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ मेन नहीं लिख सकते हैं, इसमें हमको द मेन करना होगा। देख लीजिए अनुवाद क्या होगा कि द मेन, ठीक। दोनों में अब स्पष्ट हो गया, आसानी से आप समझ सकते हैं कब हमको प्लूरल के साथ द लगाना है और कब हमको प्लूरल के साथ द नहीं लगाना है। स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम लोग ये बात समझ लिए कि प्लूरल नाउन के साथ जो है किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातचीत करेंगे। एक पुस्तक है व्याकरण की जिसका नाम है कोलिन्स कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर। उस पुस्तक में जो है प्लूरल नाउन बोल करके एक टर्म प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इस पुस्तक में कोलिन्स कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल नाउन एक टर्म आया है, इसको समझना है हम लोगों को, ठीक है। प्लूरल नाउन तो वो प्लूरल नाउन जो है अभी जो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन पढ़े हैं उससे थोड़ा भिन्न है, इस वजह से इसकी हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो इस पुस्तक के आधार पे प्लूरल नाउन जो है उस पुस्तक में कई प्रकार के कई वर्ग के होते हैं, ठीक है ना। उन प्लूरल नाउन को कई वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक। एक प्लूरल नाउन वो हो गया जो देखने में सिंगुलर की तरह होता है, ठीक है ना। देखने में सिंगुलर होगा, देखने में सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो है प्लूरल की तरह उसको प्रयोग किया जाता है। देखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे पीपल मतलब होता है लोग। क्लियर हो गया? तो ये सब शब्द जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये देखने में तो सिंगुलर है लेकिन ये सब शब्द जो है प्लूरल है। वर्मिन मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, वर्मिन। पोल्ट्री फार्म जो होता है पोल्ट्री होता है। कैटल मतलब मवेशी जानवर, ठीक, कैटल मीन्स मवेशी। तो ये शब्द जो है अंग्रेजी में प्लूरल होते हैं, तो इनका जब भी प्रयोग करना है प्लूरल की तरह प्रयोग करना है। अब इसमें ये चीज़ देख लीजिए कि पुलिस शब्द जो है उसके साथ सामान्यतः हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? पुलिस के साथ क्या करते हैं? द पुलिस होता है, ठीक, द पुलिस, ठीक। बाकी के साथ जो है मीनिंग के आधार पे उनका प्रयोग होगा। स्पष्ट हो गया? तो ये सब शब्द जो है प्लूरल है और इनके बाद यदि आप क्रिया का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस केस की छानबीन कर रही है तो हम लोग इसमें जो है तोड़ देते हैं वाक्य को, ठीक है।
पुलिस सब्जेक्ट हो गया, केस हो गया ऑब्जेक्ट, छानबीन कर रही है वर्ब के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, अब इसका अनुवाद हम लोग देखिए, इसका अनुवाद क्या किए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब यहाँ पे द पुलिस हम लोग यूज़ किए प्लस आर का प्रयोग किए, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल था। स्पष्ट हो गया, ये सिंगुलर नहीं है, द पुलिस इज नहीं होगा, द पुलिस आर होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है उस पुस्तक के अनुसार ऐसे शब्द जो है वो प्लूरल होते हैं। ठीक, इनका कोई सिंगुलर रूप नहीं होता। अभी ये बात भी समझ लेना है कि इनका कोई सिंगुलर रूप नहीं होगा। ठीक है, लोग के सेंस में हमेशा पीपल ही होता है, इनका कोई सिंगुलर रूप नहीं होता है। कभी कभी जो है हम लोग पर्सन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, पीपल का सिंगुलर के रूप में हम लोग पर्सन लिख देते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि पर्सन शब्द का अपना जो है प्लूरल शब्द होता है पर्सन्स। क्लियर, पर्सन का अपना पर्सन्स होता है। ठीक है, कभी कभी जो है पीपल शब्द को का प्लूरल बनाते हैं हम लोग, पीपल्स कर देते हैं, पीपल्स कर देते हैं, तो इसका अर्थ जो है अलग होता है। पीपल मतलब यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा तब पीपल होगा, तो एक से अधिक राष्ट्र को हम लोग पीपल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग बदलेगा तब जा कर के ये सिंगुलर होगा, अन्यथा पीपल लोग के सेंस में प्लूरल है और इसका कोई सिंगुलर फॉर्म अंग्रेजी में प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो इससे संबंधित ये बात याद रखना है। तो उस पुस्तक में जो है प्लूरल नाउन के बारे में, प्लूरल नाउन का एक क्लास दिखाया गया, दूसरा क्लास दिखाया गया प्लूरल नाउन का ऐसा कोई नाउन, ठीक है, जो दो समान भाग से बना हो, दो समान भाग से निर्मित हो, भाग से निर्मित हो। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो दो समान भाग से निर्मित हो वो भी प्लूरल के ही अंतर्गत आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कैंची। ठीक, कैंची, कैंची जो है हमेशा दो समान भाग से मिलके बनता है। जैसे देखिए हम यहाँ कहें कैंची, कैंची जो है दो समान भाग से मिलके बनता है, उसमें दो समान भाग होते हैं, है ना। देखिए कैंची है ना, तो कैंची के रफ ड्राइंग कर दिए हैं। कैंची के दो समान भाग होते हैं और दो समान भाग के मिलने से ही कैंची का निर्माण होता है, किसी एक भाग का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण, फुल पैंट। फुल पैंट हम लोग फुल पैंट जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका भी निर्माण दो समान भाग से मिलने से होता है। ठीक, देख लीजिए दो समान भाग के मिलने से बना है ये, है ना, इसके मध्य में दो समान भाग हैं। तो जो है कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दो समान भाग के मिलने से बनते हैं। ऐसे कई नाउन हैं, जैसे चश्मा हो गया, चश्मा हो गया, इसका भी निर्माण दो समान भाग के मिलने से होता है। क्लियर हो गया, दो समान भाग मिल करके इसका निर्माण करते हैं। तो चश्मा का भी निर्माण जो है दो समान भाग के मिलने से होता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो दो समान भाग के मिलने से बनती है। इंग्लिश जो क्या कहता है कि इंग्लिश का मत ये है कि ये सभी नाउन अंग्रेजी में प्लूरल होते हैं। ठीक है, इनको प्लूरल नाउन कहा जाता है, प्लूरल नाउन कहा जाता है। ठीक, जबकि इनका अर्थ एक ही होता है, एक ही कैंची होगा, एक ही ट्राउजर्स हो गया, एक ही आपका चश्मा हो गया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी जो है इसको क्या कहता है कि ये प्लूरल है। क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन हिंदी में ये भिन्न है। हिंदी में कैंची, कैंची और कैंचियाँ होता है, कैंचियाँ, कैंचियाँ। ठीक, अर्थात हिंदी में जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये हो गया आपका सिंगुलर, एक वचन हो गया, और ये हो गया आपका प्लूरल, बहुवचन हो गया। क्लियर हो गया। तो हिंदी में ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, हिंदी में सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, लेकिन अंग्रेजी कहता है कि नहीं, ये चाहे कैंची हो या कैंचिया हो, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, सीजर्स। क्लियर हो गया, तो दोनों का अंग्रेजी होगा सीजर्स, अर्थात अंग्रेजी में ये क्या होगा, प्लूरल होगा, अंग्रेजी में ये सिंगुलर नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो है अंग्रेजी में प्लूरल होती है। सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, क्लियर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। तो यहाँ से यह स्पष्ट है। ठीक है,
कि जो है चश्मा हो गया, फुल पैंट हो गया, चिमटा हो गया, ये सब जो है अंग्रेजी में प्लूरल होते हैं। कंपास शब्द भी जो है अंग्रेजी में प्लूरल ही होता है, ठीक है। कंपास, कंपासेस लिखा जाता है, लेकिन मैथ में जो है इसको कंपास लिख देते हैं। मैथ में ऐसे कंपासेस होता है इसका, लेकिन मैथ में इसको कंपास लिख दिया जाता है। यहाँ तक ये बात स्पष्ट हो गया। तो हम लोगों ने समझा कि इस तरह के नाउन जो है प्लूरल होते हैं। तो इनके बाद जो है प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। अब आप उदाहरण देखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरा चश्मा गुम हो गया है, ठीक। इस वाक्य को तोड़ देंगे, मेरा चश्मा सब्जेक्ट हो गया, गुम हो गया हम लोग क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। इसका अनुवाद क्लियर हो गया। तो मेरा चश्मा गुम हो गया, क्या अनुवाद हो गया? माई स्पेक्टिकल्स यहाँ पे हम लोग प्रयोग किए, ठीक है ना, आ मिसिंग। क्लियर हो गया। और देखिए उदाहरण, देखिए मैंने चश्मा पहना है, ठीक। यहाँ भी चश्मा शब्द आया, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, चश्मा ऑब्जेक्ट हो गया, पहना है वर्ब। अब इसका हम लोग अनुवाद कर, अब इसका अनुवाद देख लीजिए। आई हैव पुट ऑन स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे हम एस लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ सेंस जो है सिंगुलर का निकल रहा है, अर्थात मैं चश्मा तो एक ही पहना हुआ हूँ, लेकिन अंग्रेजी में इसको प्लूरल माना जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यदि एक चश्मा का बोध होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? यदि कहना हो एक चश्मा, एक चश्मा, एक कैंची, ठीक, एक चश्मा, एक कैंची, यदि ऐसा कहना हो, एक कैंची, एक कैंची, यदि ऐसा करना, एक शब्द का प्रयोग करना, एक ही को चश्मा का बोध करना है, एक ही को कैंची का बोध करना है, तब हम कैसे कर सकते हैं? चूँकि ये नाउन जो है ये प्लूरल है, ठीक। अब प्लूरल नाउन के साथ हम लोग ए स्पेक्टिकल्स नहीं कर सकते हैं, ए स्पेक्टिकल्स ए नहीं लगा सकते हैं, चूँकि नाउन प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम ए नहीं लगा सकते हैं। और इस नाउन को हम सिंगुलर के रूप में रूपांतरित भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अ सीजर, एस हटा नहीं सकते हैं, एस नहीं हटा सकते हैं, फिर गलत हो जाएगा ये। तो दोनों परिस्थिति में गलती है, ए लगाएंगे तब भी गलत होगा और एस हटा देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो अब इसका क्या समाधान है? तो अंग्रेजी में क्या समाधान है इसको देख लीजिए आप। एक चश्मा का अंग्रेजी होता है अ पेयर ऑफ, क्या अंग्रेजी होगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, देख लीजिए। तो एक चश्मा का अंग्रेजी क्या होगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, अ पेयर ऑफ हमको यूज़ करना होगा। क्लियर हो गया। अ पेयर ऑफ लगाएंगे तब हमको क्या करना होगा? इस नाउन में से एस हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारा, फिर ये नाउन सही भी हो जाएगा। तो एक चश्मा का होगा पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। इसी तरह से एक कैंची का इंग्लिश क्या होगा? एक कैंची का, इसी तरह से एक कैंची का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ सीजर्स। कैंची को इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब हो गया एक कैंची हो गया, स्पष्ट हो गया ना। एक कैंची का मतलब हो गया पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक। यहाँ पे पेयर का मतलब जोड़ा के सेंस में, पेयर का ऐसे हिंदी होता है जोड़ा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा के सेंस में नहीं लेना है, बल्कि एक के सेंस में लेना है। यहाँ पे एक का मतलब हो गया और पेयर ऑफ, स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से एक कहना हो, मैंने एक चश्मा खरीदा, देख लीजिए, तो मैंने एक चश्मा खरीदा, ठीक है। यहाँ एक चश्मा आ रहा है तो हम लोग क्या यूज़ किए? और पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। क्लियर हो गया। इस वाक्य को तोड़ भी देते हैं हम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। यदि आपको वाक्य तोड़ने में कोई परेशानी हो रही है या फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप जो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है, सब्जेक्ट कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, वर्ब कैसे पहचाना, वो सब वीडियो भी ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिंदी से यदि आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वाक्य तोड़ना जो है वो अनिवार्य भाग है। इसी के आधार पे जो है आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये दूसरे प्रकार के नाउन की जो है चर्चा की गई है कॉलिंस कोबिल्ट इंग्लिश ग्रामर में। अब एक तीसरा प्रकार जो है वो भी, इसकी भी चर्चा की गई है उस पुस्तक में। तीसरा प्रकार जो है वो प्लूरल की तरह दिखता है, उसमें एस लगे होते हैं, एस लगा होगा, ठीक है ना, उसके अंत में एस लगा होगा और प्लूरल की तरह दिखेगा। उसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर रूप नहीं होता है, रूप नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है।
तो उसका कोई सिंगुलर रूप नहीं होगा। ये 3 बातें उसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। एक बात ये मिलेगा, दूसरी बात ये मिलेगी, तीसरी बात ये मिलेगी। क्लियर? उसका कोई यदि आप सिंगुलर में रूपांतरित करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। स्पष्ट हो गया, ठीक। तो कुछ वैसे नाउन का तो सिंगुलर रूप है लेकिन उसका मीनिंग अलग है, ठीक है। जैसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें गुड्स, यदि हम कहते हैं गुड्स, ठीक है, तो गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक। लेकिन यदि हम कहते हैं गुड, तो अब इसका मतलब होगा फ़ायदा। गुड मतलब अब फ़ायदा हो जाएगा। देखिए किस तरह से मीनिंग बदल रहा है। गुड का मतलब होगा फ़ायदा, तो मीनिंग तो बदल जा रहा है। तो जब ये गुड्स होता है तो इसका कोई सिंगुलर रूप नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वस्तु के सेंस में हम गुड नहीं लिख सकते हैं। जब हम गुड लिखेंगे तो इसका मतलब फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यदि हम कहते हैं वाटर्स, तो इसका मतलब होता है जलाशय। वाटर्स मतलब क्या होता है? जलाशय, ठीक है, जलाशय, ठीक, वाटर्स। लेकिन यदि हम इसको सिंगुलर में बदलना चाहें, वाटर कर दे, तब इसका मीनिंग एक जलाशय नहीं होगा बल्कि इसका मीनिंग हो जाएगा जल। तो फर्क हो जा रहा है। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जैसे वुड्स मतलब होता है जंगल, वुड्स मतलब जंगल होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको सिंगुलर में चेंज करने की कोशिश करें, यदि हम इसको वुड करें, तो इसका जंगल से के सेंस में कुछ भी नहीं होगा बल्कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा? लकड़ी निकलेगा, लकड़ी। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ये प्लूरल नाउन खास है, इसका कोई सिंगुलर रूप नहीं है, ठीक है। इस अर्थ में इसका कोई सिंगुलर रूप नहीं। तो ऐसे भी कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका सिंगुलर कोई रूप नहीं होता है बल्कि उनकी उत्पत्ति जो है उसी रूप में हुई होती है। तो ऐसे कई नाउन को जो है उस पुस्तक में लिस्ट आउट किया गया है। बहुत सारे नाउन जो है उस पुस्तक में दिखाए गए हैं। उनमें से कुछ नाउन आप देख लीजिए। चलिए उनमें से कुछ जो है नाउन देखिए। जैसे एक्सपेंसेस मतलब खर्च, रिफ्रेशमेंट्स मतलब नाश्ता, रिमेन्स मतलब अवशेष, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, क्लोथ्स मतलब कपड़े, प्रेमिसेस मतलब प्रांगण, टॉक्स मतलब वार्ता, फ्रूट्स मतलब परिणाम, ट्रैवल्स मीन्स यात्रा, रिचेज मीन्स संपत्ति, आर्म्स मीन्स हथियार, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, डिटेल्स मतलब विस्तृत जानकारी, वर्क्स मतलब रचनाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक, कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो मूल रूप से उनकी उत्पत्ति जो है, उनका जो विशेष अर्थ जो है वो प्लूरल में ही व्यक्त होता है, ठीक है। यदि उसको हम लोग सिंगुलर में चेंज करने की चेष्टा करेंगे तो या तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं, नहीं तो वैसा कोई शब्द जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात जो है दिमाग में रखना है। तो ये कुल इतने प्रकार के नाउन की उस पुस्तक में, प्लूरल नाउन की इस पुस्तक में चर्चा की गई है। अब इस प्लूरल नाउन के साथ ये विशेष ये है कि इनके साथ हम जो है जो जनरल प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इनसे अलग है, ठीक। उस बात को भी आप समझ लीजिए कि हमारा जो पीसीएन हम लोग इसके पहले पढ़े थे आर्टिकल के साथ, और ये जो है आपका प्लूरल नाउन जो है, प्लूरल नाउन पीएन जिसको हम लिख रहे हैं प्लूरल नाउन, ये दोनों थोड़ा भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो पीसीएन के साथ हम जो है संख्या का बोध कर सकते हैं। इस बात को याद रखना है कि हम संख्या लगा सकते हैं, संख्या, ठीक, हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन के साथ हम संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आप संख्या प्रयोग नहीं कर सकते। ये दोनों में भिन्नता है, ठीक। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर, उसका सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर से ही उसकी उत्पत्ति होती है, तो सिंगुलर होता है। लेकिन इस नाउन के सिंगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसी रूप में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। सेकेंड दोनों के बीच में अंतर ये है। कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं लेकिन प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मूल बातें जो है उन दोनों के बीच में अलग है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्टिकल का प्रयोग देखा था वो किसके साथ था? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ था। लेकिन जनरली जो है ऐसे प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं जनरली करते हैं, बहुत खास अर्थ में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हो गया? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किन किन बातों को समझा? तो आर्टिकल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन,
इसके अलावा आर्टिकल के साथ द के साथ सिंगुलर नाउन हम लोगों ने पढ़ा, और फिर प्लूरल नाउन जो विशेष प्रकार का नाउन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इस नाउन के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस सेशन में बहुत सारी बातचीत किया, आर्टिकल, प्लूरल नाउन, बहुत सारे हम लोगों ने बातचीत किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए वीडियो पे। ठीक है, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो जो है आपको हमेशा इस पे ऑथेंटिक और बेहतरीन वीडियो, अच्छी वीडियो, साथ में जो है ऐसा कंटेंट जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हिंदी भाषा भाषी बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ऐसे कंटेंट जो है हमेशा अपलोड किए जाएंगे। ठीक।